नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप लोगों ने आज जो है नया सिलेबस जो है वो रिलीज़ हो गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। तो एमपीपीएससी 2026 असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस आज जारी हो चुका है। स्वयं मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसी बार नया ऐड हुआ है। नेपटेल पोर्टल ऐड हुआ है, एबीसी ऐड हुआ है, डिजी लॉकर है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, एनटीआरएफ है, एआईएसएचई है ना। तो आज हम वेट नहीं करना है कि इन टॉपिक्स को लेकर कि इसको थोड़ा गूगल करो या ढूंढने की कोशिश करो, फिर उसको नोट डाउन करो, क्योंकि दीज आर दी न्यू टॉपिक्स जो अभी ऐड ऑन हुए हैं। ठीक है, तो आज हम जो है कवर अप करेंगे एनटीआरएफ और एआईएसएचई। एआईएसएचई मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो इसके बारे में मैंने बताया था। वो मोर देन इनफ है, ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 2022 का पेपर दिया था तो मुझे इतना पता है कि ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पूछते हैं, सिर्फ फॉर्मली पूछा जाता है। मतलब कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं, मतलब एटलीस्ट आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, यदि आप उस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। एकदम ही क्या कह सकते हैं, नील नहीं हो जाना है। तो आज हम पढ़ेंगे एनटीआरएफ और ये एआईएसएचई के बारे में। तो एनटीआरएफ जो है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनटीआरएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एनटीआरएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि इनका जो इंग्लिश में भी यदि हिंदी में भी पूछा जाता है तो वो इंग्लिश को ही ट्रांसलेट करके एकदम इसको ऐसे ही लिखेंगे, एज इट इज़ हिंदी में लिखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ऑप्शन में यदि आएगा तो वो इंग्लिश में ही लिख कर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी माध्यम के लिए इसको अलग से ट्रांसलेट किया जाएगा, नहीं। तो आपको सबसे पहले एनटीआरएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एन इनिशिएटिव बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मली एमएचआरडी। पहले क्या नाम था इसका, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करके था पहले, जो अभी नाम है हमारा शिक्षा मंत्रालय को पहले एमएचआरडी के नाम से जाना जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये पहल है भारत सरकार की शिक्षा को लेकर। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क rank higher education institution across the country based on parameters like teaching, research, resources, inclusively and perception. तो आपको मैं बता दूं, आपको कंफ्यूजन होगा पर मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि एक है नैक भी जो है एग्रीगेशन करती है, और फिर ये आ गया एनटीआरएफ है, और एक और है अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तीन चार ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो भारत की शिक्षा प्रणाली को मापते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क है। इसमें मैं बीच में आपको डिफरेंस भी बता दूंगी कि इनमें डिफरेंस क्या है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये रैंक देता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस द कंट्री। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स अ ईयरली असेसमेंट टू प्रमोट क्वालिटी एंड कंपटीशन इन इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्टर। ये क्या करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और कंपटीशन बढ़ाने के लिए, ताकि हर इंस्टीट्यूशन अपनी रैंकिंग को बढ़ाना चाहे, उसके लिए वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन पे वर्क करे, उसको इम्प्रूव करे। ठीक है, तो ये लॉन्च कब हुआ था, तो इसकी लॉन्चिंग डेट आपको पता होनी चाहिए। तो ये 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो सितंबर 29, 2015। आपको मैं बता दूं कि आपको याद क्या क्या रखना है। पढ़ना इतना सारा सिलेबस है कि सब कुछ दिमाग में रखना मुश्किल है। तो एक तो आपको इसका ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग डेट पता होनी चाहिए कि ये लॉन्च कब हुआ था। तो ये 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। पैरामीटर्स आपको पता होने ही चाहिए। इसके 5 पैरामीटर्स हैं।
जिस पर मतलब कि ये 5 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए वो रैंक देती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। तो वो 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, TLR। सेकेंड वन इज RP, दैट मीन्स रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। थर्ड वन है GO, ग्रेजुएशन आउटकम्स। आउटरीच एंड इंक्लूसिवली OI, परसेप्शन, ठीक है, PR। तो ये भी आपको पैरामीटर्स जो है ना, ये 5 इनको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है फुल फॉर्म, लॉन्चिंग डेट, पैरामीटर्स। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? 5 है। सबके फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि यदि पेपर में आ जाता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है NTRF में नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टीचिंग लर्निंग है, रिसर्च है, ग्रेजुएशन है, आउट रैंकिंग है और परसेप्शन है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, ये मुझे पता है, 2022 का अनुभव है। क्योंकि कैटेगरीज कौन कौन सी है? रैंक्स इंस्टीट्यूशन इज वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग ओवरऑल यूनिवर्सिटीज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, लॉ है, मेडिकल है। तो आपको मैं बता दूं कि लॉ भी इसमें इंक्लूडेड है, मेडिकल भी इंक्लूडेड है, डेंटल एंड रिसर्च। तो ये टोटल कितने इंस्टीट्यूशंस को देता है? तो ये कैटेगरी कितनी है? 10 कैटेगरीज हैं इसमें। आप इनको काउंट करिएगा तो ये 10 की 10 होंगी। जैसे यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग है तो ये कैटेगरी कितना देता है? 10, भारत के 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये रैंकिंग देता है। अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि नेक और NTRF दोनों हायर एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं। नेक जो है नेशनल एग्रीगेशन, मतलब ये ग्रेड देता है ना, ग्रेडिंग सिस्टम है। बोलते हैं ना, नेक ने A++ यूनिवर्सिटी को दिया, A++ मिला है, किसी को A मिला है, किसी को A+, मतलब ये ग्रेडिंग करता है। और NTRF क्या करता है? ये रैंकिंग देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। हालांकि दोनों हायर एजुकेशन के लिए ही काम करते हैं, पर जो नेक है प्रोवाइड एग्रीडेशन अ क्वालिटी ग्रेड सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, मतलब कि एक क्वालिटी को मेंटेन करता है कि आप अपनी एजुकेशनल जो क्वालिटी है इंस्टीट्यूशन की, इसको मेंटेन करें। और जो NTRF है ये क्या करता है? ऑफर्स एनुअल रैंकिंग, a numerical hierarchy comparing institutions using quantitative data across various parameters। ये क्वालिटेटिव पे डिपेंडेंट है और ये किस पे है? क्वांटिटेटिव पे है, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड दिस वन इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा अक्रॉस द वेरियस पैरामीटर्स। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देती हूँ। ये आपने पढ़ लिया होगा, इसका लॉन्चिंग डेट ये है, पैरामीटर्स ये 5 है और इतना मोर देन इनफ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि पूछा जाएगा कि फर्स्ट NTRF रैंकिंग रिलीज कब हुई थी, तो वो 2016 में रिलीज हुई थी। सीधी सी बात है, 2015 में बना था, तो सबसे पहले अपना पहली रिपोर्ट कब दी थी इसने? 2016 में दी थी। नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी लेता है? 10। अब आ जाते हैं AISHE पे, NEP पे, जो आप बार बार पढ़ते हो ना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2035 तक कितना करना है? 50% करना है। तो वो जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो उसका डेटा कौन देता है? ये देता है, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2010 और 11 स्टार्टेड इन मतलब 2010-11 स्टार्टेड। AISHE का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। सो दिस इज द कीवर्ड। सर्वे मतलब क्या होता है? किसी चीज पर जब हम सर्वे करते हैं तब हम क्या करते हैं? कोई योजना बनाना है यदि हमें, तो हम पहले सर्वे करेंगे, तब उस सर्वे के अकॉर्डिंगली हम योजनाएं बनाएंगे। तो जो NEP 2020 आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसका जो डेटा है वो किसने तैयार किया है? तो AISHE, ठीक है। एन एनुअल वेब बेस्ड सर्वे कंडक्टिंग बाय इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्या कवर अप करती है? तो ये इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर्स, फिनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू बिल्ड अ रोबस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस द करेक्ट पिक्चर ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन लैंडस्केप फॉर पॉलिसी मेकिंग। तो ये आयशे का जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि ये भारत सरकार को पॉलिसी मेकिंग के लिए सर्वोत्तम डेटा उपलब्ध करवाती है। इस डेटा के लिए सर्वे करती है, ठीक है। सर्वे में मेनली मैं आपको बता दूं, मैंने शायद
मेरे पुराना नोट्स मैं देखती हूँ यदि, तो ये आप देख रहे हो, इसका मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। इसमें था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 2030 तक उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात क्या होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट शुड बी द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन बाय 2035 इन एनएपी। तो वो 50% है। तो ये टारगेट है 2035 तक का 50%। पर करंट जीईआर फॉर हायर एजुकेशन, यदि मैं करंट का पूछूं तो करंट का भी कितना चल रहा है, 28.4% चल रहा है। इसमें एज ग्रुप कितना लिया जाता है, तो इसमें 18 से 23 वर्ष तक का एज ग्रुप लिया जाता है। ये जो डेटा मैं दे रही हूँ ये 21-22 का है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस शेड्यूल कास्ट का भी है, शेड्यूल ट्राइब का भी है और फीमेल का भी है। तो जेंडर पार्शली इंडेक्स भी ये बताती है, ठीक है। तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में ये आपको बताया था कि आईशे रिपोर्ट जो है वो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है। स्टार्ट कब हुआ था, 2010 और 11 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है इसको, ठीक है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें इसका जिक्र किया गया था, ठीक है। तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बताया था और ये आपके अभी नए सिलेबस जो बना है उसमें ये टॉपिक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत और जानकारी लें तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें और कुछ आएगा ज़्यादा बाहर। तो आपको सबसे पहले तो इसका स्टैंड फॉर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पता होना चाहिए। लॉन्च कब हुआ था, 2010 और 11 में हुआ था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है कि ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड इंडिकेट्स लाइक जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, पीटीआर मतलब प्यूपिल टीचर्स रेशियो, तो इधर प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट टीचर रेशियो, फॉर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजन, जेंडर पार्शली इंडेक्स, एनुअल बे बेस्ड, ठीक है, एबीसी। तो दीज आर दी सिग्निफिकेंस कि ये सारे डेटा से, सारे रेशियो से जो है कोई भी पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है। तो आज हमने क्या कवर किया है, एनटीआरएफ, दूसरा है एआईएसएचई। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मैं तो इसे पेपर दे नहीं रही हूँ, तो मैं तो कितना भी गूगल करूँ, कुछ भी सर्च करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आप वीडियो में जितना मैं बता रही हूँ उसको यदि कर लेते हो तो मैं बता सकती हूँ कि 99% जो है पेपर में क्लियर होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। क्योंकि हमें फोकस करना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ पेपर निकालना है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना पेपर चाहता है, पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। तो आज हमने ये कर लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ना शेयर ज़रूर किया करो। और आप लोग लाइक नहीं करते हो और कमेंट नहीं करते हो, देखते तो सब लोग हैं पर लाइक और कमेंट नहीं करते हो। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करो और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाओ ताकि मैं लाइव सेशन ले पाऊँ। क्योंकि अभी मेरे जो हैं सब्सक्राइबर्स, टोटल नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 24 है। जैसे ही 50 होते हैं तो मुझे लाइव आने का मौका मिल जाएगा, जिसमें हम लाइव एक दूसरे से बात करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप दैट टाइम मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप सभी से मेरा सिर्फ यही है रिक्वेस्ट कि मेरे सब्सक्रिप्शन को आप इंक्रीज़ करें। सारी चीज़ें निःशुल्क हैं मेरे चैनल पर, आएँ विज़िट करें। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो बने रहें, ठीक है। और हाँ, लास्ट मेरा आपको मोटिवेशनल जो स्पीच है वो ये है कि फॉर्म भरने से पेपर नहीं निकलता है, ठीक है। और पीडीएफ को इकट्ठा करने से पेपर नहीं निकलता है। बहुत सारे चैनल्स पर विज़िट करने से पेपर नहीं निकलता है। पेपर निकलता है एक ही चैनल पर बने रहो, नोट्स बनाओ अपने हैंड रिटन, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज़ करो, ऑथेंटिक पढ़ो, सिलेक्टिव डेटा को पढ़ना है जो पेपर के लिए यूज़ टू है। क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, उसको इतने कम दिनों में कवर अप कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर यह है कि यदि आप सटीक पढ़ाई करोगे तो पेपर ज़रूर निकलेगा। चाहे पोस्ट 11 हो, चाहे 600 हो, आपको अपनी एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए। थैंक यू।